नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहत। दर्शकों, रूसी, बालों का झड़ना और भी बालों की पता नहीं कौन कौन सी समस्याओं के लिए आपने क्या क्या नहीं ट्राई किया। महंगे शैम्पू से लेके साबुन तक, बहुत सारी जड़ी बूटियों वाले तेल से लेके घरेलू उपचार तक, लेकिन नतीजा जस के तस। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम खास आपके लिए है। पूरा प्रोग्राम गौर से देखिए और सुनिएगा। लेकर आए हैं विषय आयुर्वेद के माध्यम से बालों की विभिन्न समस्याओं की रोकथाम और उपचार। और इस विषय पे विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश बैस जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम एक बहुत कॉमन एक चीज़ की बात कर रहे हैं जिससे हमारे दर्शक बहुत जूझ रहे हैं। बालों की समस्या जो रूसी है और झड़ना है और भी अन्य तरह के जो बालों में चीज़ें होती हैं, कोई भी स्प्लिंट, दो मुँहे बाल और भी हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। तो कैसे शुरू होती है बालों की समस्या की, आखिर जड़ क्या है और कब शुरू होती है? देखिए, बालों की समस्या मुख्यतः शुरू होती है कुपोषण से। जी। कुपोषण और उसके बाद नेग्लिजेंस, या आप उसको सही ढंग से आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सही समय में ध्यान नहीं दे पा। मुख्यतः कुपोषण में यह होता है कि हम आज के दौर के खान पान के हिसाब से कुछ ज़रूरी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स लेना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि हमको आजकल के प्राकृतिक खाने में भी वह चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे समय में बालों का झड़ना, रूसी होना और असमय सफ़ेद होना लाजिमी है। तो हमें इसे शुरू से देखना होगा, मूल कारणों पे जाना होगा और मूल कारणों को दूर करना होगा। मतलब हमें एक चेक करना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कब से हमारी बालों की समस्या शुरू हुई है। हाँ जी, हाँ, यह देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी समस्या कहाँ से शुरू हुई है और क्यों शुरू हुई है। आमतौर पे कहाँ तो शुरू हुई है हम तो ये पता कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इस उम्र से बाल झड़ने शुरू हुए, लेकिन क्यों हुए यह बताना कई बार मुश्किल है। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ चेक बहुत ज़रूरी है, तथा आप क्या खा पी रहे हैं इस पे बेहतर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि एक यहाँ से सवाल हमारा उत्पन्न होता है कि आपने कहा कि क्या खा पी रहे हैं इस पे ध्यान दें, तो हमारी जो नॉर्मल हमारे दर्शकों की जो डाइट होगी कि अपना दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो हम रोज़ आमतौर पे हमारे जो भारतीय घरों में खाया जाता है, तो उसमें भी हम क्या स्पेशल ऐसी चीज़ खाएँ कि जो शुरुआती तौर पर जब हमारे बाल झड़ना शुरू हुए हैं तो वो थोड़े कम होना चालू हो जाए? बालों के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन का होना। हमारे जो बाल हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन से बने हुए हैं। तो दर्शकों को सबसे पहले ज़रूरी काम है, आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। अगर आप प्रोटीन से भरपूर मात्रा वाला भोजन लेते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको बालों के झड़ने की बीमारी होगी। प्रोटीन का डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा, तो हम पनीर की अगर बात कर लें या हरी मूंग दाल की बात कर लें, और भी कोई सोर्सेस हैं बालों के लिए खासकर प्रोटीन के? बालों के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी हम घर में लेते हैं, जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, ये सारी प्रोटीन से भरपूर खाद्य हैं। इन्हें नियमित रूप से लेते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो शुरुआती दौर की बात हो गई। हो सकता है कि शुरुआत में हम डाइट सही करें तो बालों का झड़ना और ये जो थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो कम हो जाए, लेकिन समस्या होने के बाद असली जो जंग है वो वहाँ से शुरू होती है कि रूसी आ गई है और तरह तरह के हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रही है, बालों का झड़ना शुरू हो गया है और इतने महंगे चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद में भी ठीक नहीं हो रही है। तो वो जर्नी कैसे शुरू होती है और उसका जो समाधान है वो किस पॉइंट पे होता है? देखिए, पहले तो आपको सबसे पहले इन चीज़ को समझना पड़ेगा कि रूसी है क्या चीज़। जी। हमारे सिर की त्वचा हमेशा नई लेयर बनाती रहती है। जब यही लेयर बहुत तेज़ी से निकलने लगती है तो हम उसको रूसी कहते हैं। समस्या यह है कि यह तेज़ी से झड़ना सिर की त्वचा का प्राकृतिक भी हो सकता है या किसी बीमारी के कारण। प्राकृतिक है तो हम इसे एक बार जाने दे सकते हैं, परंतु अगर किसी विशिष्ट बीमारी के कारण हो रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा सिर पे खुश्की हो, किसी को बहुत ज़्यादा तेल आता हो स्कैल्प पे, या कोई फंगस की बीमारी हो, ऐसी अवस्था में इसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है।
डॉक्टर साहब, अब कैसे पता चलेगा कि ये फंगस की वजह से है या आम तौर पे इन जनरल मतलब बाल ड्राई हो गए हैं उस वजह से है? इसका सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। एक हद तक के आप घरेलू उपचार से पहले इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें कुछ दिनों तक, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे से अच्छे प्रयास के बावजूद अगर आप इसे घर पे नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो एक बार आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम पहले रूसी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि रूसी एक बहुत आम विषय है। बालों की जो समस्या हम कहेंगे, जो जड़, जो शुरुआत में बालों का झड़ना बाद में आता है, रूसी पहले आती है, ऐसा हम कह सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम रूसी की, आपने कहा कि प्रोटीन और ये सारी चीज़ों से बाल हेल्दी होंगे और स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है या जो भी चीज़ें हैं, तो क्या ऐसे घरेलू उपचार में कोई ऐसा भ्रम की स्थिति है कि लोग उसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपका जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस हैं नॉलेज के, हाँ। कि हम यहाँ से कुछ सुन लिया तो इस्तेमाल कर लिया, वहाँ से कुछ सुन लिया तो इस्तेमाल कर लिया, तो क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक है, आपके सुनाई में देता है कोई भ्रम जो लोग इस्तेमाल करके अपनी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं? कई बार लोग जो है विभिन्न स्रोतों से सुनकर सिर को गीला रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई जगह यह पाया गया है या लिखा गया है कि रूसी की समस्या जो है सिर के खुश्क होने से या शुष्क होने से होती है, इसलिए वो सिर को गीला रखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके के मलहम हो गए या घरेलू उपचार से सिर को गीला रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिक आर्द्रता से रूसी जो है बजाय घटने के बढ़ जाती है, और कहीं वो प्राकृतिक रूसी भी होगी तो बहुत चांसेस हैं कि वो फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए बालों को बेवजह आर्द्र रखने से या गीला रखने से बचें। जी डॉक्टर साहब, रूसी का जो घरेलू उपचार है उसमें सबसे आम जो हम सुनते हैं दही लगाना, तो दही लगाना कितना हेल्दी है बालों में, स्कैल्प में, रूसी के लिए खासकर? देखिए, दही एक तरह से आर्द्रता तो लाता है और सीमित मात्रा में आर्द्रता लाता है, इसलिए दही लगाना बालों में मेरी समझ से तो ये ठीक है। डॉक्टर साहब, मतलब दही हम एक घर में घरेलू उपचार का भ्रम नहीं है, उसको हमारे दर्शक इस्तेमाल कर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें भी एक सवाल उत्पन्न होता है, कितनी देर लगा के रखना चाहिए? क्योंकि कोई आधे घंटे लगा के रखता है, ये 1 घंटे लगा के रखता है, और जैसे कि आपने कहा कि बालों में नमी नहीं होना चाहिए जिससे कि रूसी और बढ़ जाती है, तो कितनी देर लगाना चाहिए यूजुअली दही को? जी, इसे केवल 15 से 20 मिनट लगा के रखें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धोएं, और उसके बाद कोई अच्छा सा शैम्पू लेके उसे बालों में जो उसकी चिकनाहट है उसे निकाल लें। डॉक्टर साहब, रूसी के लिए लोग बहुत तेल भी लगाते हैं, ओवरनाइट ऑयलिंग की हमने बहुत बात सुनी है कि रात में तेल लगा के सुबह शैम्पू करना चाहिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितने घंटे तेल लगाना चाहिए? क्योंकि यहाँ एक भ्रम की स्थिति है, कुछ लोग बोलते हैं कि शैम्पू के आधे घंटे पहले आपको तेल लगा के बाल धोने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि रात में आपको ऑयलिंग करके और दूसरे दिन बाल धोने चाहिए। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके त्वचा की प्रकृति कैसी है। हर एक व्यक्ति के लिए एक ही तरीका सही नहीं है, आपको अपनी त्वचा का प्रकार जानना होगा। जैसे उदाहरण दे देता हूँ मैं, अगर आपकी त्वचा बहुत तैलीय है तो हम यह सजेस्ट करेंगे कि आप ओवरनाइट तेल लगा के ना रखें, क्योंकि वह तेल एब्जॉर्ब होकर आपकी बाकी स्किन में भी जाएगा और आपकी त्वचा का तैलीयपन बढ़ता चला जाएगा। जिनकी त्वचा खुश्क है वो ओवरनाइट तेल को लगा सकते हैं और दूसरे दिन सुबह उसे धो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक यहाँ और मिथ है रूसी को ही लेके, मैं उसे दूर करना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, कि कई जगह ऐसे कहा गया है कि जिनको रूसी रहती है ऑलरेडी आपकी जो स्कैल्प है वो ऑयली है इसलिए रूसी बन रही है, तो आप स्कैल्प में ऑयल ना लगाएं, इस बात में कितनी सच्चाई है? अगेन ये वही चीज़ है कि आपको अपनी त्वचा का प्रकार मालूम होना चाहिए। रूसी जो है बेसिकली तैली त्वचा में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वह स्किन बार बार निकलती रहती है, तो ऐसी अवस्था में तेल बेहद कम इस्तेमाल करें या थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद शैम्पू कर लिया उसके बाद शैम्पू कर। देखिए, बालों में चिकनाई चिपकनी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा देर चिकनाई रहेगी तो धूल के कण जो है बाल से चिपकेंगे और वो रूसी को बढ़ाएंगे।
डॉक्टर साहब, अब हम बालों के झड़ने पे आते हैं। इसकी तो आपने कई सारी हमें रेमेडी बताई कि बालों का झड़ना जब शुरू होता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता है। चाहे हम हमारे दर्शक कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, बहुत सारे महंगे ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बालों के झड़ने का जो इलाज है वो कैसे शुरू किया जाए, क्या दवाइयाँ होती हैं और क्या पद्धति इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, बालों का झड़ना 3 मुख्य कारण हैं आज की दृष्टिकोण से। पहला तो हुआ प्राकृतिक या जेनेटिक, जिसे पुरुषों में होता है, जिसे हम बोलते हैं मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, जिसमें सामने से बाल चले जाते हैं या पीछे से आपके सिर से पैच चला जाता है। दूसरा होता है कुपोषण की वजह से, आप ज़रूरी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स नहीं ले पा रहे हैं। और तीसरा जो आज के युग में सबसे सामान्य है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्रदूषण के कारण। जी डॉक्टर साहब, वजह आपने बताई, हम हल इसका जानेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप देखिए यह संदेश। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। स्वागत है दर्शकों। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आपने वजह बताई कि बहुत सारी वजह हैं, इसकी पैच हो जाता है, जो प्रकार है आपने बताए। तो क्या इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कैसे समझे हमारे दर्शक कि उन्हें किस तरह का हेयर फॉल हो रहा है? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही आपको हेयर फॉल शुरू हो, आप हेयर से संबंधित मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करें, जिनमें सबसे ज़रूरी है कि बायोटीन, कैल्शियम पेंटोथिनेट और सेलेनियम। ये 3 ऐसे हैं जो आपके मल्टीविटामिन्स में होना चाहिए। जो भी आप टैबलेट ले रहे हैं उनका लेबल पढ़िए और इन 3 इंग्रेडिएंट्स को ढूंढिए। अगर ये सही मात्रा में है और आप लगातार ले रहे हैं, उसके बाद भी हेयर फॉल नहीं रुकता है, तब फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें। वह आपको क्लियर कट बता देगा कि यह जो है प्राकृतिक है या किसी इन्फेक्शन के कारण है। मतलब जो हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो सप्लीमेंट है, उसको हम बिना चिकित्सीय परामर्श के भी ले सकते हैं? कुछ हद तक के, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बहुत लंबे समय से ले रहे हैं और आप किसी प्रकार की आपको कोई उसमें बढ़त नहीं दिख रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि टाइप हम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन लगाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। शैम्पू हो गया, हेयर मास्क आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो क्या है ये प्रोडक्ट्स और कैसे, किस तरह से बालों को प्रभावित करते हैं? देखिए, बालों से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, उन सब का बेसिकली एक ही उद्देश्य होता है, सिर में या स्कैल्प में खून का बहाव बढ़ाना। जो हम चंपी या मालिश भी करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है सिर में खून का दौरा बढ़ाना। दौरा बढ़ाने का मतलब है कि आपकी बालों की जड़ों में अच्छा पोषण जो आपने लिया है वो आपकी बालों की जड़ों तक पहुँचे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो लगते हैं आपको कि खून का दौरा सिर पे बढ़ा सकते हैं, उनका इस्तेमाल तो करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, फिर यहाँ आपके उत्तर से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आपने कहा कि खून का दौरा बढ़ा सके, तो हमारे घर में बैठे भोले भाले दर्शक ये कैसे समझेंगे कि किस प्रोडक्ट से उनके खून का दौरा बढ़ रहा है? देखिए, खून का दौरा बढ़ाने के लिए किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको माँ के हाथों के चंपी की ज़रूरत है जी। हल्का सा कुनकुना तेल सिर पे लगाइए और बहुत अच्छी चंपी कीजिए। यह खून का दौरा बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। जी।
डॉक्टर साहब, आजकल जैसे ग्रेइंग की बहुत समस्या हो गई है, बहुत कम उम्र में जो लोगों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। हमने बहुत यंग लोगों को देखा है कि बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, शायद वो डिफिशिएंसी की वजह से हो किसी विटामिन की। लेकिन उसका इलाज किस तरीके से करें, क्योंकि उसमें भी केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है, हेयर डाइंग होती है, तो उसका इलाज कैसे संभव है? देखिए, ग्रेइंग ऑफ हेयर या असमय बालों का सफ़ेद होना, यह भी हम कुपोषण की वजह से मानते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हम बालों के रंग को पित्त की विकृति मानते हैं। एक पित्त होता है जिसे हम रंजक पित्त कहते हैं। रंजक पित्त की विकृति से बालों का सफ़ेद होना बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आहार विहार में हम वो चीज़ें ना लें जिससे पित्त बहुत ज़्यादा बिगड़े, जैसे बहुत तली भुनी चीज़ें, बहुत अधिक गर्म चीज़ें, या ऐसी चीज़ें जो तासीर में गर्म हो। ऐसी चीज़ों को अगर हम अपने खान पान से हटा दें तो शायद बालों के सफ़ेद होने की समस्या कम हो जाए। डॉक्टर साहब, एक ये भी बहुत चीज़ आम है आजकल, पॉपुलर हो गई है कि आप ये लगा लीजिए तो आपके बाल फिर काले ही आने लग जाएंगे सर से। तो क्या ये भ्रम है या ऐसी एडवर्टीज़मेंट के लिए है? जी, ये सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के लिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपके बालों को पुनः काला कर सके, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जी। त्वरित आपको नतीजे मिल सकते हैं और कॉस्मेटिक दृष्टि से वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है बहुत ख़राब होता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मिडिल एज के बाद में तो ज़रूरत पड़ती ही है, हमें भी पड़ती है लगाने की, तो एक क्या हम केमिकल देखें डाई में या ऐसे प्रोडक्ट में जो हम कलरिंग के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? शैम्पू में ऐसा कौन सा हम देखें कंटेन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए सेफ़ भी हो? देखिए, अभी के कुछ रिसर्च कह रहे हैं कि हमारे शैम्पू में जो झाग लाने वाला पदार्थ है, SLS या ALS, सोडियम लॉरेट सल्फेट या अमोनियम लॉरेट सल्फेट, ये कुछ रिसर्चेज में इसको कैंसर कॉजिंग पाया गया है। तो हम यह कोशिश करें कि ये दोनों पदार्थ शैम्पुओं में ना हो या कम से कम हो। बट फिर सवाल वही उठता है कि बिना झाग के लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि उन्होंने शैम्पू लगाया। तो ऐसे समय में आप अपने शैम्पू के लेबल में देखें कि क्या उसमें सेपोनिन्स हैं। सेपोनिन्स प्राकृतिक रूप से झाग लाने वाले पदार्थ होते हैं। अगर आपके शैम्पू में सेपोनिन्स हैं तो वो बहुत सेफ है। डॉक्टर साहब, घरेलू तौर पे भी अब मान लीजिए कहीं नहीं मिल रहा है इस कंटेन का शैम्पू, तो घरेलू तौर पे हम बाल को कैसे साफ़ कर सकते हैं, हमारे स्कैल्प कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद ने काफ़ी ज़माने से यह चीज़ बताई हुई है कि शिकाकाई और रीठा का जो मिश्रण है, ये बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ रक्षक है। इसे आप रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगा के रखें और सवेरे कुछ घंटे तो नहीं, आप आधा एक घंटा लगा लीजिए और साफ़ पानी, ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे अच्छा बालों का रक्षक कोई नहीं है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी एक स्थिति बनती है कि लोग कहते हैं कि शिकाकाई या ये लगाने से बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो क्या ये भी एक समस्या ड्राइनेस की उत्पन्न होती है नेचुरल शैम्पू से खासकर? जी, नेचुरल शैम्पू से थोड़ा सा सूखापन तो आता है, लेकिन बाद में जो हमारे स्कैल्प से प्राकृतिक तेल निकलता है वह उन बालों पे चढ़ जाता है और खुश्की की समस्या तो नहीं होती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि कुछ घंटों के लिए कि आपके बाल जो हैं काफ़ी सूखे हैं, रूखे हैं, बट थोड़े देर के बाद वो प्राकृतिक रूप से तैलीय हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम स्त्री और पुरुष में अगर डिवाइड करें बालों की समस्याओं को, तो बालों का झड़ना तो आमतौर पे दोनों में ही होता है, लेकिन ऐसा है हार्मोनल कि स्त्रियां गंजी तो नहीं होंगी जी। लेकिन जो एलोपेशिया है, जो बालों की झड़ने की समस्या है, वो मर्दों को गंजा कर देती है जी। तो क्या इलाज की पद्धति भी दोनों ही जेंडर में अलग अलग होती है? फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस के कारण उन प्राकृतिक रूप से कुछ चीज़ों से तो वो सुरक्षित हैं जी। पुरुषों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कॉस्मेटिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है उनको। दोनों की ट्रीटमेंट पद्धति थोड़ी सी अलग है क्योंकि फीमेल हार्मोन्स में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पुरुष जो है बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट आदि करा सकते हैं, फीमेल्स में थोड़ा सा ट्रांसप्लांट आदि से बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम मेल की ही बात करें
तो ट्रांसप्लांट की आपने बात की, आजकल बहुत कॉमन हो गया हेयर ट्रांसप्लांट, हम सुन रहे हैं, लेज़र हम ट्रीटमेंट सुन रहे हैं बालों के लिए, तो ये कितना सेफ़ है और क्या हमारे शरीर को अन्य तौर पे बहुत हानिकारक होता है? जी देखिए, ये पद्धतियाँ जो हैं बेहद एक्सपर्ट और स्किल्ड डॉक्टर्स के साथ द्वारा की जाती है। तो जब तक आप सही सेंटर में सही चिकित्सक से, एक स्किल्ड चिकित्सक से करा रहे हैं, तब तक इनमें कोई भी समस्या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के माध्यम से हम खासकर अगर जानें तो कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जादू की तरह काम कर जाए, तो ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है क्या? जादू तो कोई किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप प्राकृतिक तरीके से आयुर्वेदिक पद्धति से चलें तो बहुत मुमकिन है आपके बाल बेहद सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक हम दिनचर्या की अगर बात कर लें, क्योंकि जो हेयर फॉल की समस्या बहुत अर्ली एज में शुरू हो गई है, हम देखें तो आमतौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों के इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, तो क्या उनमें कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो हम ऐड करें आयुर्वेदिक, जो कोई ऐसा कंटेन वाला टॉनिक या कोई ऐसी चीज़, या हम उन्हें पिलाएं कोई ऐसा पेय पदार्थ जिससे कि बालों की समस्या आगे चल के ना हो और वो हेल्दी ग्रो करें? देखिए, आयुर्वेद में बालों के चिकित्सा के लिए 2 वर्ग कहे गए हैं, स्पेसिफिक 2 वर्ग हैं। एक वर्ग को हम कहते हैं केश्य, अर्थात ऐसे द्रव्य जो हमारे बालों के लिए श्रेष्ठ हैं, चाहे हम उनको औषधि के रूप में लें, चाहे हम उन्हें बाहर से लगाएं। इनमें सबसे अच्छा जो है वो कहा गया है भृंगराज और नारियल। यदि आप अपने खाने में भृंगराज और नारियल रेगुलर शामिल करते हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, ये बड़ों के लिए भी है लाजमी? जी, ये बड़ों के लिए भी सही है। जी डॉक्टर साहब, तो आप इसका इस्तेमाल भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए, कि मतलब रूटीन में इसको कैसे शामिल करें, कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं? देखिए, मार्केट में आपको भृंगराज का चूर्ण बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच, बच्चों के लिए 1 चम्मच और बड़ों के लिए 2 चम्मच, 1 ग्लास पानी में डालें, उसे उबालें, और जब वो 1 कप के बराबर रह जाए, यानी आधा ग्लास रह जाए, तो उसे ठंडा करके पिएं। ऐसा आप दिन में 1 बार भी करते हैं और कुछ महीने तक के लगातार करते हैं तो आपकी बालों की समस्या में निश्चित आराम आएगा। जी डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना है कि आपके बालों के धोने का शायद तरीका गलत हो जिससे कि बाल झड़ रहे हैं, तो क्या बालों के धोने का भी कोई सही तरीका होता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। हाँ, बालों को धोने का तरीका से कई बार डॉक्टरों का यह मतलब हो सकता है कि आपके घर का जल कैसा है। जी। बहुत जगह जहाँ पे बोर का पानी आता है, पानी बहुत कड़ा होता है, हार्ड होता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे बाल धोने से बाल गिरने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये चेक करना भी ज़रूरी है। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एक नॉर्मल हेल्दी रूटीन बालों के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, आइडियली कैसा दिखना चाहिए? देखिए, बालों की रूटीन केयर के लिए ज़रूरी है, पुरुष चाहें तो रोज़ और महिलाएं चाहें तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर अपने बालों में तेल डालें, चाहे चम्पी करके या नॉर्मली डालें, लेकिन हफ्ते में 2 बार महिलाएं और पुरुष चाहें तो रोज़ तेल लगाएं। दूसरा, जब भी आप बाहर निकलें कोशिश करें अपने बालों को बांध कर रखें। बाहर आजकल धूल का वातावरण में अलग अलग प्रकार के प्रदूषण इतने हैं कि वो आपके बालों पे डायरेक्ट असर डालते हैं, तो आप अपने बालों को जितना अच्छा कवर करके रखेंगे उतना अच्छा। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके रूटीन खाने में कम से कम प्रोटीन और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके बालों को सपोर्ट करें। जी डॉक्टर साहब, ये सभी के लिए लागू होता है? जी हाँ, ये सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए लागू होता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ट्रेंड में है गमीज़, तो आखिरी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि गमीज़ कितनी हेल्दी है या नहीं है, या भ्रम है? देखिए, गमीज़ अगर उसी पदार्थ से बनी है जो पदार्थ हमें चाहिए बालों के लिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि गमीज़ बनाने के लिए
उसके स्वाद को उचित बनाने के लिए उसमें बहुत सारा शक्कर डाला जाता है। मतलब उसे भी आप चिकित्सीय परामर्श से ही लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत सटीक दी। दर्शकों, आप भ्रम की स्थिति से खुद को बाहर निकालिए, डॉक्टर साहब से बताए हुए आयुर्वेदिक उपाय घर में कीजिए और किसी तरह के भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट से दूर रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली बार फिर नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।